हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं। गणित की जो है वो पाठ 1 वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहा हूँ और पहली वीडियो है बच्चों मेरी ये। इस पहली वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को बताने से पहले मेरे लिए जो है वो कुछ जो है वो जो मैंने क्लास 9th में टॉपिक बताया था वो कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने क्लास 9th में तो बच्चों देखो, क्लास 9th में मैंने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को डिफाइन करा था। उसमें जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर मैं संख्या पद्धति में मैं आपके लिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमय संख्याएं और अपरमय संख्याएं क्या करती हैं मैंने आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले मैं आपके लिए। फिर संख्या पद्धति का ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपकी वास्तविक संख्याओं के टॉपिक पर आऊंगा। संख्याओं को बच्चों नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों ये साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी याद करते जाइएगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे या हायर स्टडी के लिए जब जाएंगे तो आपको हिंदी वाले वर्ड्स या हिंदी की बुक्स ही अवेलेबल नहीं होंगी। तो उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी। हमने उस समय इंग्लिश में ही देख लिया होता थोड़ा सा। तो प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। तो ये नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? अब आप 2-3 बार नेचुरल नंबर बोलिएगा तो आपका नेचुरल नंबर आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल नंबर ही प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं। तो वो संख्याएं जो क्या होती हैं, यूज होती हैं किसी चीज को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए। क्या होती हैं? गिनने के लिए। जैसे मैं कहूँ आपसे, भाई बताओ कक्षा में कितने बच्चे हैं, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से गिनेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। तो ये क्या हुआ? काउंटिंग नंबर हुआ। हमारे पास में गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए जो संख्या प्रयोग की जाती हैं उनके लिए प्राकृत संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इन प्राकृत संख्याओं के देखो यहां पर लिखा 1 2 3
इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं कहीं तक कोई अंत ही नहीं है, लिखी जा सकती हैं। तो इन प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को संग्रह संग्रह को हम एक मजली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, मजली ब्रैकेट को इंग्लिश में करली ब्रैकेट कहते हैं, मजली ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, शो करते हैं। और इसके लिए इंग्लिश का एक लेटर एल से दर्शाते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं के संग्रह को, कलेक्शन को, संग्रह मीन्स कलेक्शन, इकट्ठा करके सब एक साथ इकट्ठा कर दिया, संग्रह को एन से दर्शाते हैं। दर्शाते हैं मतलब दिखाते हैं। ये हमने दिखा दिया। अब बच्चों आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब मैं पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी है, तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर बच्चों परिभाषित नहीं है। मतलब ये नहीं कहा गया कि ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। जैसे मैं कहूँ कि भाई 100 संख्या सबसे बड़ी है, तो 100 के बाद अगली संख्या नहीं आती, 101 नहीं आती। अब जैसे मैं कहूँ कि 10,000 संख्या सबसे बड़ी है, तो 10,001 नहीं आएगी, 10,001 भी होगी, 10,002 भी होगी। मैं कहूँ 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ 1 नहीं होगा। मैं कहूँ 1 अरब है, 1 अरब 1 भी होगा, 1 अरब 2 भी होगा। तो किसी भी हम कहें कि ये संख्या सबसे बड़ी है, उसमें 1 ऐड करके, 1 जोड़ करके अगली संख्या बोल दें, तो हमारे पास में कोई भी संख्या यही सबसे बड़ी संख्या है, प्राकृत संख्या, ऐसा परिभाषित नहीं किया गया है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या रहा, नेचुरल नंबर को हमने डिफाइन किया। अब आगे हम आपके लिए पूर्ण संख्या बताते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए, पूर्ण संख्या के लिए डिफाइन करेंगे पहले पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बच्चों इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है। अभी आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी। प्राकृत संख्याओं में अगर हम क्या कर लें, जीरो भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो भी शामिल कर लें, तो वो हमारे साथ पास में क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएगा। तो अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए, शून्य जीरो शामिल कर लिया जाए, शून्य
मतलब ये शामिल कर लिया, भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो उस संग्रह को पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। तो देखो इसे W से दर्शाते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे? W से दर्शाते हैं, इसके लिए दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा, हल कर दूंगा। देखिए बच्चों, इसे W से दर्शाते हैं। तो हमारे पास में देखो प्राकृत संख्याएं ये थी, ये अब मैंने इसमें 0 भी शामिल कर लिया और इसका संग्रह के लिए मैंने क्या कर लिया, इसमें मजली ब्रैकेट में शो कर दिया, दर्शा दिया और इसे W से डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं का संग्रह हो गया आपके पास में। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्राकृत संख्याएं थी वो पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्याओं में था, नेचुरल नंबर्स में था? नहीं था। तो हमारे पास में एक सेंटेंस ये बना कि सारे पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। देखें, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। जैसे शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। अब दूसरी बात लिखें, सारी मतलब सब, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी परिभाषित नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी परिभाषित नहीं है। सबसे
बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। मतलब इसका भी आंसर ये हुआ कि जैसे मैं कहूँ कि भाई 1000 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो 1001 होगी, 1002 होंगी, उसके बाद में भी संख्याएं होंगी। तो किसी भी संख्या को हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी जो है वो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याओं के तरीके से। तो ये जो है वो 4 पॉइंट थे, वो इसमें आपने देख लिए। अब मैं पूर्ण संख्याओं के बाद क्या करूँगा, पूर्णांक को डिफाइन करूँगा, पूर्णांक को बताऊँगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसे हटाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंग्लिश वाले वर्ड्स भी जरूर याद करते जाइएगा। तो पहले लिखता हूं सभी, मैंने क्या लिख लिए, पूर्ण संख्याएं लिख ली, और सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, जैसे एक के लिए एक की ऋणात्मक संख्या क्या होगी, -1, 2 की ऋणात्मक संख्या -2, 3 के ऋणात्मक -3, इस प्रकार से इधर भी चलता चला जाएगा। तो इस संग्रह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। और पूर्णांक को बच्चों आई से दर्शाते हैं। देख लेता हूं ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों अभी दिखाई दे रहा है। तो देखें बच्चों सही दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। देखें डिफाइन करते हैं पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्या। तो देखो बच्चों सभी पूर्ण संख्या ले ली यहां से, सभी पूर्ण संख्या तथा सभी प्राकृत संख्याओं के, सभी प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक ऋणात्मकों, देखें एक का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3, अगर 4 लिखा हो तो 4 का ऋणात्मक -4, ऋणात्मकों के संग्रह, मतलब कलेक्शन, कलेक्शन हो गया, कर्ली ब्रैकेट में मजली ब्रैकेट में लिखा दिया, को पूर्णांक कहते हैं, तो यहां पर बच्चों एक बात याद रखेंगे, पूर्णांक के साथ में पूर्णांक संख्याएं बढ़ रही है ये हमारे पास में। तो हमने ये आपको बता दिया। अब यहां बच्चों एक चीज देखें कि हमारे पास में
सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। तो क्योंकि यही तो प्राकृत संख्याएं हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत, तो ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल किया गया, पूर्णांक में शामिल किया गया। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट लेते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक है। देखो ये सब यहां से लेकर ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक के संग्रह में लिया गया है, पूर्णांक हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, पूर्णांक होती हैं। नंबर 3 लिखते हैं कि हमारे पास में बच्चों हम कहें कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक। अब देखो अगर सबसे बड़ा पूर्णांक परिभाषित होता तो उसी का ऋणात्मक हमारे पास में जो है संख्या सबसे छोटा पूर्णांक होता। सबसे बड़ा ही पूर्णांक परिभाषित नहीं है, प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है, तो सबसे छोटा कैसे परिभाषित होगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक परिभाषित नहीं है, नहीं है, नहीं है। नंबर 4 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूर्णांक परिभाषित नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है, परिभाषित नहीं है, सबसे बड़ा भी परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से पूर्णांक के विषय में ये हमारे पास में क्या हो गई, एक जानकारी हो गई। अब हम परम संख्याओं पर आएंगे और परम संख्या के लिए पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूर्णांक प्राकृत संख्याओं से और जो है वो पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह से बना है। तो अब हम क्या बताते हैं बच्चों, सबसे पहले अब हम बताएंगे आपके लिए यहां पर परम संख्या। परम संख्या क्या होती है, तो परम संख्या का एक बहुत बड़ा आज फैक्ट मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जो आप अगर विश्वास ना हो तो अपने स्कूल के सर से ही पूछ लीजिएगा, किसी भी स्कूल के सर से पूछ लीजिएगा, वो व्यक्ति ये फैक्ट बता करके नहीं देता। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टीचर से पूछ लीजिएगा, जो नामी ग्रामी टीचर हो। जो फैक्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो उस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको, देखो पहले परम संख्या बता देता हूं, फिर मैं आता हूं परम संख्या। परम संख्या, परम संख्याओं को बच्चों इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोला जाता है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो बताता हूं। तो देखिए वे संख्याएं
जिन्हें बहुत सी बुक P बटे Q लिखती हैं, बहुत सी बुक्स A अपॉन B लिखती हैं, बहुत से लोग अंश बटे हर बोल देते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, लेकिन Q कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण जैसे मैंने कहा 2/7, तो देखो 2 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। मैंने कहा -3/4, -3 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। मैंने कहा 0/5, 0 एक पूर्णांक है, अंश में 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है। ये P है, ये Q है, Q 0 नहीं होगा, तो Q 0 नहीं है। अगर मैं पूर्णांक हैं, ये इंटीजर्स हैं। अब जैसे बच्चों मैं कहूं 1/0, यहां अंश तो पूर्णांक है, लेकिन हर में 0 आ गया, तो कभी भी 0 हर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हर में 0 नहीं होगा, तो 2/0, 3/0, -7/0, -8/0 क्या नहीं है, ये पूर्णांक है। मैंने गलत लिख दिया, यहां पर परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि यहां पर हर में 0 है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, हर में सब में 0 है। परमेय संख्या, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ये अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने पूर्णांक लिखे, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये पूर्णांक लिखे हैं, सॉरी ये प्राकृत संख्या लिखे हुए हैं। अब मैं प्राकृत संख्याओं को, इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1/1, इस 2 को 2/1, इस 3 को 3/1, इस 4 को 4/1। ऐसे ही सारे प्राकृत संख्याओं में हर में मैं 1 लगा दूं, तो 1/1, मतलब इस 1 को 1 से भाग करें तो 1 ही आएगा, इस 2 को 1 से भाग करें तो 2 ही आएगा, इस 3 को 1 से भाग करें 3 ही आएगा, 4 को 1 से भाग करें 4 ही आएगा। तो हर में 1 होने पर भागफल वही संख्या आती है जिसको हम भाग करते हैं। तो ये 1/1 भी 1 ही है, 2/1 भी 2 ही है, 3/1 भी 3 है, 4/1 भी 4 है। तो
सारी जो हमारे पास में प्राकृत संख्याएं हैं वे क्या होती हैं? हमारे पास में परमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, ये एक चीज दिखाया मैंने आपको, ये एक चीज दिखाया, यहां पर मैंने आपको एक चीज दिखाया, ये मैंने इसी को ऐसे करके लिख दिया गया, तो यहां पर या लिख देता हूं। तो ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि सारी या सब प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं, ये लिखा मैंने आपको समझाने के लिए। अब मैं आगे और जाता हूं। अब मैं बच्चों क्या कर देता हूं, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बच्चों इसको रब कर दे देता हूं। देख लेता हूं बच्चों, नीचे का दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। कभी कभी मैं यार बनाता चला जाता हूं वीडियो और नीचे का दिखाई देना ही बंद हो जाता है, तो मुझे हंसी आ रही है। और इस समय कितनी कष्ट होती है कि अरे यार मेरे बच्चों के पास में जो है वो नीचे का पोर्शन नहीं पहुंचा। तो ऐसे में प्लीज घबराइएगा ना, मेरी आवाज को सुन करके वैसा ही लिख लिया करिएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आप लोगों से। देखें बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं क्या दे रहा हूं, आगे देखें बच्चों। देखें, स्मार्ट बोर्ड की थोड़ी सी भाई कमी खलती है, आप लोगों को भी खलती होगी। तो देखें, अभी जल्दी में ही कोशिश करूंगा कि स्मार्ट बोर्ड लगा सकूं, आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकूं। अब देखें बच्चों, 0 1 2 3 4 5 ये सब मैंने पूर्ण संख्याएं लिख ली। अब ये 0 लिखा हुआ है, 0/1 लिख दें। 0 को 1 से भाग करें तो 0 ही आएगा। ये 1 है, इस 1 को 1/1 लिख दिया, इसको इस 2 को 2/1 लिख दिया, इस 3 को 3/1 लिख दिया, 4 को 4/1 लिख दिया, 5 को 5/1 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह दर्शाता है, मतलब इनको ऐसा लिखा जा सकता है। तो अंश और हर के रूप में लिख दिया गया, तो अंश और हर के रूप में जब लिख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में ये संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। अंश में 0 हो सकता है, तो यहां अंश में 0 है, हर में नहीं है। ये दर्शाता है कि सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। अब मैंने पूर्ण संख्याओं को दिखा दिया। अब इसके बाद में बच्चों आपको क्या दिखाऊंगा, पूर्णांक को दिखाऊंगा। पूर्णांक मैंने बच्चों क्या बताया था, आप लोगों ने देखा, मैंने अभी आपके सामने इसी वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है। तो मैंने 0 1 1 के करस्पॉन्डिंग ऋणात्मक नंबर -1, 2 2 के करस्पॉन्डिंग ऋणात्मक नंबर -2, 3 के करस्पॉन्डिंग -3। तो ये हमारे पास में सभी क्या लिख लिए, पूर्णांक लिख लिए। अब इनको कैसे कर सकते हैं, और -3 को -3/1 लिख दें, -2 को -2/1 लिख दें,
-1 को -1/1 लिख दें, 0/1 लिख दें, 1/1 लिख दें इस 1 को, 2 को 2/1 लिख दें, 3 को 3/1 लिख दें, ऐसे लिख दें। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी पूर्णांक किसमें हमारे पास में अंश बटे हर के रूप में लिखे गए हैं, कि देखो हर में किसी में भी 0 नहीं आया, तो अंश बटे हर के रूप में लिखे गए हैं। तो सभी पूर्णांक भी परम संख्याएं होते हैं। तो ये दर्शाता है कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परम संख्याएं होते हैं, परम संख्याएं होते हैं। ये हो गया। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होते हैं, परम संख्याएं होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परम संख्याएं होते हैं, सभी पूर्णांक भी परम संख्याएं होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं आपको बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा परम संख्याओं में ही, अब मैं यहाँ पर परम संख्याओं का जो है वो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, वर्गीकरण करने जा रहा हूं परम संख्याओं का। तो परम संख्याओं का वर्गीकरण के लिए क्या करेंगे, देखें, परम संख्याओं का दशमलव निरूपण, निरूपण मतलब दर्शाना, तो दशमलव रिप्रेजेंटेशन परम संख्याओं का ये 2 प्रकार का होता है। ये दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। परम संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का होता है बच्चों, देखें, 2 प्रकार का होता है। तो एक होता है हमारे पास में नंबर 1 शांत दशमलव, निरूपण। नंबर 2 अशांत आवृत्ति निरूपण। ये अभी मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 अशांत आवर्ती निरूपण। इसके लिए इंग्लिश में बच्चों एक वर्ड आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और इसके लिए आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अभी समझाऊंगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर।
तो सबसे पहले मैं किसे समझा रहा हूं, सान दशमलव निरूपण को बता रहा हूं, सान दशमलव निरूपण के लिए। तो सान दशमलव निरूपण के केस में सपोज कीजिएगा, एक नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने पहला बता रहा हूं, सान दशमलव निरूपण या सान दशमलव संख्या। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, देखो कोई नंबर लें, जैसे मैंने कहा मेरे पास 12 बटे जो है वो 5 है, 12 बटे 5, 12 बटे 5 है। मैं देख लेता हूँ बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है यार। तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 से भाग कर रहा हूं 12 को, 5 दूनी 10, 2 बचा, दशमलव लगा करके दशमलव यहां लगाया, 0 बढ़ा लिया, यहां दशमलव उतारा, 0, 5 चौक 20। अब देखो खत्म हो गया, यहां पर कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में हमारे पास में इसका आंसर आया 2.4। तो हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अंत हो गया 2.4, इसके बाद अब भाग नहीं हो सकते, देखो क्योंकि शेषफल क्या बच गया, शून्य बच गया हमारे पास में। शेषफल क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, शून्य आ गया। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए सान दशमलव निरूपण है ये परमय संख्या का। अब जैसे मैं और एग्जाम्पल दूं, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 6.25, तो देखो दशमलव के बाद 2 स्थान तक है, उसके बाद है ही नहीं कुछ। मैंने लिख दिया 0.7648, बस दशमलव के बाद 4 स्थान तक है आंसर। इसके बाद शेष पर क्या आ गया होगा, हमारे पास में शून्य आ गया होगा, जो भी संख्या रही होगी परमय संख्या इससे संबंधित। तो ये हमारे पास में क्या है, परमय संख्या का। देखो यहाँ पर मैंने देखो 12 बटे 5 का दशमलव निरूपण दिखाया। तो ये हमारे पास में दशमलव में क्या बच गया, हमारे पास में 1 स्थान तक ही हुआ भाग। यहाँ पर दशमलव में 2 स्थान तक है, यहाँ पर दशमलव में 4 स्थान तक भाग है। तो ऐसे करके टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट हो गया, बस तीसरा स्थान नहीं है, यहाँ पर 5वां स्थान नहीं है, खत्म हो गया। तो ये सान दशमलव निरूपण, यही टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये मिला तो किसी परमय संख्या से ही, देखो 12 बटे 5 से 2.4 मिला, ऐसे ये भी किसी परमय संख्या से मिला होगा, ऐसे ये किसी परमय संख्या से मिला होगा, ये भी किसी परमय संख्या से मिला होगा, सही। तो ये हमारे पास में बच्चों दशमलव निरूपण रहा। अब मैं बच्चों अशांत आवर्ती निरूपण इसको बता रहा हूं, नंबर 2 को। इसको भी इंग्लिश में देखें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर के लिए बच्चों मैं यहां पर, मेरे पास में स्पेस कम है तो मैं यहां पर लेकर के लिख करके दिखा रहा हूं, इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये देखें, यहां ले लेते हैं बच्चों। अब मैं, जैसे मैंने बच्चों कहा अशांत दशमलव निरूपण, मैंने लिखा 7 बटे 6, उदाहरण समझा रहा हूं, 6 से भाग करूं 7 को, 6 एकम 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, संख्या उतार ली, ये दशमलव लगाया, ये शून्य हमने नीचे उतारा, 6 का पहाड़ा पड़ा, 6 एकम 6, और ये बच्चे 4 बचा,
हमने अगली शून्य उतार लिया, 6 छंग 36। अब बच्चों देखो हमारे पास में 4 बचा, हमने और आगे 0 ले लिया, ये 0 उतार दिया, फिर हमारे पास में 6 बार गया, 6 छंग 36। अब ये हर बार बच्चों 4 ही बचता रहेगा, तो हमारे पास में कहां से देखो कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 ऐसे करके आता रहेगा। तो ये चलता रहेगा, पूरी जिंदगी आप करते रहिएगा, तो आपको ये खत्म नहीं होगा। देखो मैं एक आधा स्टेप और करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये मेरे पास में आया, फिर मैंने अगला 0 उतार लिया, 6 छंग 36। फिर बच्चों देखो मेरे पास 4 उतर गया, मैंने अगला 0 उतार लिया, 6 छंग 36। तो बच्चों ये मैं पूरी लाइफ करता रहूं, लेकिन 4 के अलावा कभी शेष नहीं बचेगा। और 4 में अगर 0 बढ़ाएंगे तो हमारे पास में फिर 6 टाइम जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में ये 6 6 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसके लिए बच्चों क्या लिख सकेंगे, 7/6 को 1.1666 ऐसे करके आता जा रहा है, चलता चला जाएगा, कभी तक करते रहो। तो हमारे पास हमने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो अभी हमने नॉन टर्मिनेटिंग दिखाया, जैसे मैंने लिखा 6.25, 2 स्थान के बाद खत्म हो गया, ये खत्म ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग है, कौन रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6। तो जो रिपीट हो रहा है ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, 1.1 रिपीट कौन हो रहा है, 6 6 6 को बाहर लगा दो, या इसको 1.16 ये पॉइंट लगा दो, ऐसे करके भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके लिए ये डैश ये मैंने इसको बाहर लगा करके दिखा दिया बच्चों। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, तो देखो इसमें बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, भाई लास्ट नहीं हो रहा है कि हमारे पास में अब खत्म हो गया डिवीजन, भाग करना खत्म हो गया, भाग का प्रोसेस खत्म हो गया, और रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 ही आता रहेगा हर बार। तो इसलिए हमारे पास में इसे आसान दशमलव निरूपण भी कहते हैं। अब देखिए आसान दशमलव आवर्ती निरूपण बोलते हैं बच्चों से, आवर्ती कर लेना भाई, आसान दशमलव आवर्ती निरूपण। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, आसान दशमलव आवर्ती निरूपण। अब मैं बच्चों इसका एक आध एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने बच्चों ये लिया एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका 2/7। अब देखो 7 से भाग कर 2 को भाग नहीं होगा, दशमलव लगा कर 0 बढ़ा लिए। तो 2 को भाग करें पहले, दशमलव से पहले संख्या को, छोटी है 0 बार गया, 0 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 0 की गुणा 7 से करेंगे 0 आएगा, घटाएं 2 बचा, ये दशमलव यहां उतारें और ये एक अंक यहां उतारें, एक अंक बोले या एक डिजिट बोले, 7 का पहाड़ा पढ़े, 7 दूनी 14, 2 बार 14, हमारे पास में घटाया 6 बचा। तो ये शेषफल आया, यहां शेषफल आया बराबर, ये शेषफल है। अब हम हर केस में शेषफल लिखते जाएंगे आपको समझाने के लिए। ये शेषफल 6 शेषफल है, रिमाइंडर है। अब हम क्या करेंगे, ये उतार लिया 0। तो यहां पर हमारे पास में यहां क्या आया, 6 शेषफल बराबर 6 आया, यहां पर यहां लिख लिया ऐसे करके। अब हम 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा।
यहां पर शेषफल क्या बचा बच्चों हमारे पास में, शेषफल बच्चों हमारे पास में 4 बचा। अगला अंक उतार लिया 0। 7 पंजे 35, आपको नहीं आता एकदम। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, बड़ा हो गया। 7 पंजे 35, 5 शेषफल, शेषफल बराबर 5। अगला 0 उतार लिया। 7 सत्ते 49, घटाया शेषफल, शेषफल बच्चों 1 आया और 0 उतार लिया। 7 एकम 7, 3 बचा। शेषफल, शेषफल 3 आया और 0 उतार लिया। 7 चौक 28, 2 बचा, 2 बचा। शेषफल, शेषफल बराबर 2। और यहां पर ये घटाया था हमने बच्चों, तो शेषफल हमारे पास में 2 आया था। शेषफल बराबर 2। अब देखें 2 शेषफल हमें मिल गया, 2 शेषफल हमें मिल गया। अब हम और आगे करें, क्या करें, और आगे करें। हमारे पास में 0 उतार लिया। 7 दूनी 14, 2, देखो ये वाला 2 आ गया। 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल 6। शेषफल को अब बच्चों में R से लिख दे रहा हूं, रिमाइंडर कितना बचा 6। देखो 2 के बाद 6 आया रिमाइंडर। अब हम फिर 0 बढ़ा लिया और 8 बार बढ़ा। 7 अट्ठे 56, 4 रिमाइंडर बच्चों हमारे पास में देखो 4 आ गया। 6 के बाद 4 आ रहा है। अब हमने 0 बढ़ा लिया। 7 पंजे 35, हमारे पास में 5 बचा। रिमाइंडर बच्चों हमारे पास में क्या आ गया, 5। फिर हमने 0 बढ़ाया। 7 सत्ते 49, 1 बचा। रिमाइंडर हमारे पास में बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया। हमने 0 बढ़ाया। देख लेते हैं बच्चों इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों गड़बड़ होना शुरू हुआ है, तो 4 के बाद का मैं इधर उतार ले रहा हूं। देखो 4, ये 4 बचा। 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा 5। मैंने 5 बच्चों यहां उतार लिया। रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर देखो 5। पहले 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, अब 5 आ गया। मैंने 0 बढ़ा लिया। 7 सत्ते 49, रिमाइंडर 1 आया। तो रिमाइंडर देखो 1 आया, 0 बढ़ा लिया, रिमाइंडर 1 आया और 0 बढ़ा लिया। और 7 एकम 7, 3 बचा। रिमाइंडर 3 आया, 0 बढ़ा लिया। 7 चौक 28, 28। अब बच्चों रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। 5 1 3 2, ये रिमाइंडर आया। अब फिर से रिमाइंडर हमारे पास में 2 आ गया। ऐसे ही करते रहेंगे तो रिमाइंडर 2 6 4 5 1, फिर उसके बाद 2 6 4 5 1, सॉरी 2 6
4 5 1 3, फिर उसके बाद 2 आया, फिर 2 6 4 5 1 3, फिर 2 6 4 5 1 3। हर बार यही रिपीटेशन होता रहेगा, यही रिपीटेशन होता रहेगा। तो हम बच्चों इस प्रकार से ये देख रहे हैं कि ये 2/7 जो है वो कैसे लिखा जा सकता है। 0.85714285714 ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2855714 यही नंबर फिर से रिपीट हो गए, आगे भी यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो हम इसके लिए देखो, तो ये हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब लास्ट नहीं हो रहा भाई कि अब इसके बाद खत्म हो गया, अब नहीं होगा, शेष पर बचेगा, लास्ट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है 28571 28571 ऐसा ही रिपीट होता जा रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 28571 यही रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो गया, तो इसके ऊपर ये बार लगा लो, या इसी को 28571 को ऐसे करके भी लिखा जा सकता है बच्चों। बहुत सी बुक्स इस तरीके से भी लिख रही हैं, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके के आपको बता दिए। अब मैंने ये बताया, अब मैं बच्चों यहां पर जो है वो क्या बताऊंगा आप लोगों के लिए, ये बताऊंगा कि ये परमेय संख्या हुई। अब परमेय संख्या के बाद बच्चों एक अपरमेय संख्या आती है। क्या आती है? अपरमेय संख्या। यही बता देता हूं जिससे आपको आगे यूज होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है? इसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स हमारे पास में जो है नॉन टर्मिनेटिंग, अंत नहीं होगा, चलता ही रहेगा, और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल नंबर को अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं, या दूसरी परिभाषा छोटी सी ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो संख्या परमेय संख्या नहीं है, जो संख्या परमेय संख्या नहीं है, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या कहलाती है, कहलाती है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये ज्यादा बेटर है। तो इससे मैं एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दे रहा हूं बच्चों।
जैसे मैंने इसको लिखने के लिए इसे जो संख्या परम संख्या नहीं है, मतलब जो संख्या, ये परम ज्यादा अच्छी रहेगी, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके अपरम संख्या कहलाती है। ये ज्यादा बेटर है। अब देखो, मैंने इस परिभाषा से, मैंने यहां दशमलव से पहले कुछ नहीं लिख लो, मत लिखो, सुन लिख लिया। दशमलव के बाद अभी मैं 3 डिजिट का कोई नंबर लिख लूं, मैंने लिख लिया 372। अब मैं 2 डिजिट का कोई नंबर लिख लूं, मैंने लिख लिया 2 डिजिट का नंबर। मैं अब 1 डिजिट का नंबर लिख लूं, कोई सा लिख लिया मैंने। अब मैंने लिख दिया 5 डिजिट का नंबर, 5 अंकों का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से कोई बीच बीच में कोई से भी नंबर लिखते चले जाओ, कोई से भी नंबर, कभी 2 डिजिट का लिख लो, कभी 1 डिजिट का लिख लो, कभी 3 डिजिट का लिख लो, कभी 5 डिजिट का लिख लो। इसमें देख रहे होगे बच्चों, रिपीट कुछ नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? रिपीट। तो अब हम दूसरा नंबर लिखते क्या दिखाते हैं। मैंने इधर दशमलव से पहले कुछ भी लिख लूं, मैंने दशमलव से पहले लिख दिया 20, मैंने जब सपोज करो 24 लिख दिया। दशमलव के बाद अभी मैंने 3 डिजिट का कोई नंबर लिखा था, अब मैं 1 डिजिट का ही लिख लूं, 1 लिख लूं, फिर मैं 01 लिख दूं, 2 डिजिट का नंबर हो गया ये। फिर मैं 3 डिजिट का लिख लिया, ये 001, मैंने 4 डिजिट का लिख लिया 001। अब मैं फिर 02 लिख लूं, 002 लिख लूं, 0002 लिख लूं। ऐसे करके मैं कुछ भी नंबर बीच बीच में लिखता जाऊं तो मेरे पास में जो संख्या होगी वो रिपीट नहीं हो रही होगी और खत्म भी नहीं हो रही है, अनावर्ती है। तो इसलिए इसके लिए अपरमय संख्या कहेंगे। तो अपरमय संख्या आपको बच्चों देखें, √2, √3, √5, √6, √7, ऐसे करके ये अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो हमारे पास में कैसी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। अभी डिटेल में मैं जब अपरमय संख्याएं समझाऊंगा तब बताऊंगा। डैश 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 कॉमा, बच्चों मैंने पाई कॉमा, अपरमय संख्याएं हैं, अपरिमय संख्याएं हैं। बच्चों यहां पर एक और भी आता है ई, आप 11th में पढ़ेंगे मैथ में, तो ये ई भी हमारे पास में एक अपरमय संख्या है। पाई भी एक अपरमय संख्या। पाई आप लोग जो है वो 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पाई क्या होता है, ई क्या होता है, ये 11th में पढ़ेंगे। तो पाई और ई कभी कभी क्वेश्चंस में दे देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया अपरमय संख्या है। देख लेता हूँ नीचे का सही दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों नीचे का अभी तक तो सही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखें, आज की वीडियो मैं इतनी ही रखता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के लिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मेरी वीडियोज़ मेरे बच्चे पसंद कर रहे हैं, मुझे और वीडियोज़ बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए अभी समझाया परमय संख्याएं और
अपरमेय संख्याएं। अगर अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं तो देखो, परमेय संख्याओं, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं, अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या का, संख्याओं का संग्रह कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, संग्रह ना बोले, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं के संग्रह को, कलेक्शन को, संग्रह मीन्स कलेक्शन को, कलेक्शन को आर से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। जैसे आर से संग्रह को मझली ब्रैकेट में या करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कुछ संख्या लिख दी, -10/3, 5/6, 8/9, 3, 4 सब जो है। फिर मैंने लिख दिया √2, √3, पाई, ऐसे करके देखो, ये सब परमेय संख्याएं हैं, ये अपरमेय संख्याएं हैं। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को सबको शामिल कर लिया गया तो वास्तविक संख्या। तो हमारे पास में इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या सब शामिल कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब शामिल हो सकती हैं इसमें। फिर हमारे पास में हम कहें पूर्ण संख्याएं भी सब शामिल हो सकती हैं इसमें। और हमारे पास में फिर क्या है, हम परमेय संख्या, सारी परमेय संख्याएं शामिल होंगी। फिर हम कहें अपरमेय संख्याएं, √2, √3, पाई, ये सब हम इस तरीके की परमेय। तो हमारे पास में इन परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह में जो भी संख्याएं आती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारे पास में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या के संग्रह में यहां पर लिख दें, जो भी संख्याएं आती हैं, संख्याएं आती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये, तो देखें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक
वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। ऐसे करके समझ ली। क्यों है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परम संख्या होती थी और परम संख्या है यहां पर। अब हमारे पास में दूसरा लिखते हैं पॉइंट, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, संख्या है। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परम संख्या होती थी। जैसे 0, 1, 2, 3, तो ये कैसी है, इसे 0/1 लिखा जा सकता है, 1/1 लिखा जा सकता है, 2/2 1 लिखा जा सकता है, 3/1 लिखा जा सकता है, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परम संख्या है, और परम संख्या और अपरम संख्याओं के संग्रह को ही में जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या हो गई हमारे पास में। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास में क्या हुआ, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। पूर्णांक क्या होती थी, 0, 1, 2, 3, इधर लिखते हैं, आगे चलते चले जाए, -1, -2, -3 इधर लिखें। तो देखो ये -3 लिखा, -3/1 लिख सकते हैं, तो ये देखो परम संख्या हो गई। -2 को -2/1 ले सकते हैं, -1 को -1/1 ले सकते हैं, 0 को 0/1 ले सकते हैं, 1 को 1/1 ले सकते हैं, 2 को 2/1 ले सकते हैं, 3 को 3/1 ले सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक भी एक परम संख्या है, और परम संख्या और अपरम संख्याओं के संग्रह में जो संख्याएं आती हैं वही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक भी एक क्या हो गए, वास्तविक संख्या हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने परम संख्या और अपरम संख्या, प्रत्येक परम संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक परम संख्या तथा प्रत्येक अपरम संख्या, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ये मैंने वास्तविक संख्याओं को बता दिया बच्चों। काल्पनिक संख्याएं अगर आता है इसमें तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों देखिए, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं इसमें आगे। देखिए बच्चों, ऐसे अब मैं बच्चों आपको पहले गुणनखंड बता रहा हूं। गुणनखंड समझा रहा हूं किसी भी संख्या के। जैसे मैं 1 का गुणनखंड निकालूं, 1 एकम 1, 1 का गुणनखंड 1 है। ये और ये गुणनखंड है, दोनों एक से हैं तो 1 बार लिखा जाएगा। अब बच्चों हम 2 का निकालें तो 2 बराबर 1 गुणा 2, 1 दूनी 2 भी 2 होता है, और
दो दूनी एक भी दो होता है। अब अगर हम पलट दें, ये पहले लिखा था एक, अब बाद में आ गया, दो पहले लिखा था, दो बाद में लिखा था, दो पहले आ गया, तो इसे दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अतः दो के गुणनखंड, गुणनखंड, यहां बराबर का चिन्ह लगा दें। कौन कौन आया? एक आया, कॉमा लगा करके दो आया। अब तीन के निकाले, तीन, तीन को ले, तीन, एक तिया तीन, और तीन एकम तीन, तो ये पलट करके आया। दो के पहाड़े में तीन नहीं आता, तो तीन के गुणनखंड, तीन के गुणनखंड एक आया, और ये वाला एक आया, ये तीन आया। अब देखें चार को, देखें चार, एक गुणा चार, एक चौक चार। अब दो के पहाड़े में भी आ रहा है, दो दूनी चार, तीन के पहाड़े में तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, चार नहीं आया, नहीं लिखेंगे। चार के पहाड़े में चार एकम चार, फिर से पलट गया, चार एकम चार, चार एकम चार, पलट गया स्थान। तो हम लिए चार के गुणनखंड, देखें बच्चों, हाँ ये नीचे नहीं आ रहा है, ये वाला नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ये यहां लिख लेता हूं। चार के गुणनखंड, गुणनखंड, देखिए कौन कौन सा आया, ये एक आया, दो आया, एक दो, ये दो आया, दोबारा से लिखेंगे नहीं, चार आया। अब हम पांच, पांच, एक पंजे पांच आया, पांच एकम, दो के पहाड़े में पांच आ रहा है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह नहीं आया। तीन के पहाड़े में पांच आ रहा है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह नहीं आया। चार के पहाड़े में पांच आ रहा है, चार एकम चार, चार दूनी आठ नहीं है। पांच के पहाड़े में पांच आ रहा है, पांच एकम पांच, ऐसे करके तो पलट करके लिखते नहीं है। तो पांच के गुणनखंड, गुणनखंड को बच्चों फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैक्टर। आपका टीचर फैक्टर भी बड़ा यूज करा सकता है। तो एक कॉमा पांच, अब देखिए छह पर आ जाए, छह, छह बराबर एक गुणा छह, एक छंग छह, छह दो तिया छह, छह तीन दूनी छह, जैसे ही पलटे पलट गया, तीन दूनी छह, इसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखें? छह के गुणनखंड, गुणनखंड कितने आए बच्चों? एक आया, दो आया, तीन आया, छह आया। अब सात ले, सात, सात में एक गुणा सात, सात, दो के पहाड़े में सात आ रहा है, दो एकम दो, दो तीन चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो पंजे दस, दो के पहाड़े में सात नहीं आया, तीन के पहाड़े में नहीं आ रहा, किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, ऐसे करके आएगा, सात एकम सात, पलट गया अंक, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। सात के गुणनखंड, सात के गुणनखंड, गुणनखंड, सात के गुणनखंड एक, ये वाला एक, कॉमा सात। अब आठ के रुपए आ जाए, आठ में देखें, एक गुणा आठ, एक अट्ठे आठ, आठ का और कुछ हो रहा है, देखें दो चौक आठ, देखा नीचे का दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार दिखाई देना बंद हो गया था। हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा, लेकिन दो चौक आठ नहीं दिखाई दे रहा। यहां आ जाता हूं, आठ, दो चौक आठ,
3 के बारे में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 नहीं आया। 4 के बारे में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो अंक पलट गए, तो हमारे पास में 8 के गुणनखंड कितने आए बच्चों? देखो ये वाला 1 आया, कॉमा लगाएं, ये वाला 2 आया, ये वाला 4 आया और ये वाला 8 आया। ऐसे ही बच्चों हम निकालते चले जाएं। क्या करते चले जाएं? निकालते चले जाएं और संख्याओं के। अब हम बताते हैं यहां पर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को बच्चों इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। इंग्लिश वाले वर्ड्स भी याद करते जाइएगा, प्राइम नंबर्स। क्योंकि बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, इसमें कहीं भी आपको हिंदी में बुक ही नहीं मिलेगी, तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्राइम नंबर्स तो देखें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड को ही फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या संख्याएं कहते हैं। अब देखें उदाहरण एक के कितने गुणनखंड आया? 1, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के गुणनखंड कितने आए? 1 आया और 2 आया, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। अब देखो 3 के गुणनखंड कितने आए? 1 आया और 3 आया, 2 गुणनखंड आए, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब 4 आ जाओ। 4 के गुणनखंड है 1, 2, 3, तो 4 के 3 गुणनखंड हैं, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 पे आ जाओ बच्चों। 5 के 1 और 5 2 गुणनखंड आए, तो 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आ जाओ 6 पर। 6 के 1, 2, 3, 4 गुणनखंड आए, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 आ जाओ। 7 पे कितने आए? 1 और 2 आए, तो 7 एक अभाज्य संख्या हो गया। 8 आ जाओ। 8 के क्या गुणनखंड आए? 1, 2, 3, 4 गुणनखंड आए, तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं निकाली जा सकती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गया। अब आ जाता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को कोप्राइम बोलते हैं। कोप्राइम नंबर्स। ये बच्चों हिंदी की वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है बहुत अधिक प्रोत्साहित मेरे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, उनकी बालिकाओं ने किया। क्योंकि मैंने देखा वो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं थोड़ा सा गणित में कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि इतना इजी बना दूं मैथ को कि उन बालिकाओं के लिए भी गणित पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो मैं आपसे वादा करता हूं, हिंदी मीडियम के छात्र और मेरे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं, मैं गणित को आपके लिए इतना ईजी बना दूंगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। लगे रहिएगा, इजी हो जाएगा। देखिए, भाज्य संख्याएं, बे संख्या, चलो ऐसे करने लगते हैं। वह संख्या, वह संख्या जिसमें इसमें दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक, वह संख्या जिसमें दो से अधिक गुणनखंड मतलब फैक्टर्स, गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है, देखिए बच्चों, एक ही गुणनखंड है, तो एक तो अभाज्य संख्या में भी नहीं आया, अभाज्य संख्या में भी नहीं आया और भाज्य में भी नहीं आया। दो, हमारे पास में दो ही गुणनखंड है, नहीं आया। तीन के भी दो गुणनखंड है, चार के देखो तीन गुणनखंड है। हमने बोला भाज्य संख्या की परिभाषा में वह संख्या जिसमें दो से अधिक, तीन हो, चार हो, पांच हो, गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। तो उदाहरण हमारे पास में क्या हो गया? सबसे पहले हमारे पास में मिली चार, क्योंकि चार के तीन गुणनखंड हैं, दो से अधिक हैं। तो हमारे पास में पांच में दो गुणनखंड है, छह में चार गुणनखंड है, तो छह भी एक भाज्य संख्या हो गई। सात भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि दो गुणनखंड है। आठ में चार गुणनखंड है, तो आठ एक। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने परिभाषा के हिसाब से लिखवा दिया। अब मैं दूसरे तरीके से भी कुछ बता देता हूं कि गुणनखंड निकाल करके तो देखना बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कोई भी संख्या लिखो, जैसे मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 13। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें भाज्य और अभाज्य छांटो, तो ये देखो, ये 9 है, एक के पहाड़े में आएगा, एक नेमा 9, एक से भाग हो जाएगा, 9 से भी भाग हो जाएगा। क्या किसी और के पहाड़े में आ रहा है 9? तो देखो 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। किसी और के पहाड़े में अगर आ गया तो ये भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। 10 देखो, एक के पहाड़े में आ रहा है, 10 के पहाड़े में आएगा, 1 ढाई 10 और 10 एकम 10। लेकिन क्या किसी और के पहाड़े में आ रहा है? 2 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 आ गया। अब एक ही पहाड़ा, बाकी मत देखो, तो और किसी के भी पहाड़े में आ जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या है। ये 12 किसी के पहाड़े में आ रहा है, 1 और 12 को छोड़ करके किसके पहाड़े में आ रहा है? 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 आ गया। 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12 आ गया। 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो ये तो बहुत से पहाड़े में आ रहा है। किसी और एक के ही पहाड़े में आ जाए तो वो भाज्य संख्या होगा। अब 11 देख लो, 11 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, बाकी बीच के किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा। 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 3 के पहाड़े में किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा। किसी के पहाड़े में ना आए तो वो अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या।
और ये भी 13 भी किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 1 के और 13 के पहाड़े में आएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। तो ये अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई और भाज्य संख्याएं बताई। तो बच्चों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपके बड़े भाई बहन अगर बीएससी, बीटेक या एमएससी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ शॉर्ट ट्रिक से चाहिए तो मेरे चैनल पे मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पे जाइएगा, और वहाँ पर शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने, शॉर्ट्स SHORT शॉर्ट। तो शॉर्ट्स में जा करके मैंने टॉपिक वाइज ट्रिक्स दी हैं। तो बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, उनको ट्रिक को देखिएगा और कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, उतारते जाइएगा, सबको समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिसे मैथ नहीं आती वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा शॉर्ट्स में जा करके। और मेरा चैनल है मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर, इसी में आगे लिखिएगा मनोज सर। तो ये, और मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्कूल के सर दिखा रहे हो तो सर से भी आप लोग कह लीजिएगा कि सर की चैनल को सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर स्कूल में जो है वो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, और आपके पास में एक टेक्नोलॉजी और है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय, वो भी लगा हुआ है आपको। और आप उससे क्या करिएगा, वीडियो लैपटॉप पे चलवाइएगा, कंप्यूटर पे चलवाइएगा, और आपको दिखाई दे जाएगी वो वीडियो मेरी। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके लिए टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, वो हर स्कूल में है, तो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।